तो साथियों, आज हम पदार्थ मैटर टॉपिक के अगले भाग पर चर्चा करेंगे। यदि आपने पदार्थ टॉपिक का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। साइंस से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ई साइंस एंड कॉम क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, हवाई जहाज कैसे उड़ता है। हवाई जहाज कैसे उड़ता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको। तो आज हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपने पिछला वीडियो पढ़ा है, उस वीडियो में हमने आपको मैटर के बारे में पढ़ाया था, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ाया था। अब हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या के आगे क्या होता है, इसको एक दूसरे में चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में इस कैसे चेंज करेंगे, किस तरह चेंज होता है, इसके लिए हम ये टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। कि आप जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर की 3 स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है आपका आइस, एक होता है आपका वाटर, और एक होता है आपका गैस, यानी जिसे अपन बोलते हैं वेपर। क्या बोलते हैं? वेपर। तो आप सब जानते हैं कि आइस, वाटर और गैस, पानी की कितनी स्टेट होती हैं? 3 होती हैं, यानी कि सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है पानी। होती है वो वाटर में कैसे चेंज होती है, वाटर गैस में कैसे परिवर्तन होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। तो इसको चेंज करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है या फिर तो आप टेम्परेचर को चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, और एक तरीका होता है आप या फिर प्रेशर को चेंज करो, यानी कि दाब, और एक होता है आपका ताप। ताप को जब चेंज करेंगे तो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर आएगा, और इस दाब को, ये 2 तरीकों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ताप के बारे में, यानी कि टेम्परेचर को लेके। जैसे कि कोई सॉलिड मटेरियल है, जैसे कि सॉलिड मटेरियल है, अपन ने लिया और सॉलिड मटेरियल लिया, जैसे करें इसमें सॉलिड मटेरियल है, ठीक है ना, और उसको हम एक बर्नर पर, जिसको हम आसान भाषा में बोलें, जैसे कि चूल्हा बोलते हैं, जिसको अपन घर में रसोई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको साइंस की भाषा में बर्नर बोलते हैं, बर्नर। तो जब हम बर्नर की सहायता से, जब इसमें हम ताप देंगे, यानी कि हीट जब इसको अपन देंगे सॉलिड को, ये सॉलिड है आपका सॉलिड, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड के, वो क्या करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, यानी कि उनमें वाइब्रेशन होने लगेगा। उनमें क्या होने लगेगा? वाइब्रेशन होने लगेगा, वाइब्रेटिंग होने लगेंगे, ठीक है ना। क्या होने लगेंगे? वाइब्रेटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब वो वाइब्रेटिंग होंगे आपस में, तो वाइब्रेटिंग होंगे, और वो कैसे वाइब्रेट होंगे? बहुत तेज वाइब्रेटिंग होंगे, तेज यानी कि स्पीड से जब आप वाइब्रेट होंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करता है, जिसे हम बता चुके हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा? वो कमज़ोर हो जाएगा। और जो आपकी यहाँ से जो हीट दे रहे हैं अपन, तो हीट देंगे तो क्या बढ़ेगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी आपके मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, यानी कि जो सॉलिड मटेरियल था वो आपका चेंज होने लगेगा। किस में चेंज होने लगेगा? या फिर लिक्विड में चेंज होगा, या फिर वो किस में चेंज होगा? वो गैस में, ठीक है ना।
बात समझ में आई। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम लिक्विड में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, तो वो जो हीट होती है, जो अपन टेम्परेचर दे रहे थे उसको, वो टेम्परेचर को हम जब हम उसका मापन करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो अपन ने क्या दिया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया। और जब वो टेम्परेचर देते हैं तो जो आपका एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडलीय दाब रहता है वो एकदम स्थिर रहता है, उसको हम परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल टेम्परेचर को परिवर्तन करते हैं। तो जो सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होगा, सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होगा तो वो किस पॉइंट पर चेंज होगा, जिस पॉइंट पर वो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसको गलनांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गलनांक। यानी कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, वो किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, आपके मेल्टिंग पॉइंट पर चेंज होता है। वो मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड का क्या कहलाता है, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि जैसे कि आपका आइस है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार हम जैसे लिक्विड को जब गैस में चेंज करते हैं, लिक्विड को जब गैस में चेंज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लिक्विड को जब हम गैस में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, गैस में, गैस में चेंज करते हैं, तो जब लिक्विड जो लिया है उसको भी हम हीट देंगे, उसको भी हीट देंगे। जब हम उसको हीट देंगे तो क्या होगा, जब हम उसको हीट देंगे तो उसके भी जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेटिंग करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। और उसी टाइम पे भी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके जो अंदर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जिस काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जब ज़्यादा हो जाएगी तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो किस में चेंज होने लगेंगे, गैस में चेंज होने लगेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें लिक्विड गैस में परिवर्तन होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट को जब हिंदी में बोलना है तो उसे हम बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये दो चीज़ समझने के बाद अगली बात हम करते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, गैस, ठीक है ना। तो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है वो किस पॉइंट पे चेंज होता है, वो अपन ने पता कर लिया, मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है ना। लेकिन जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है उसको क्रिया को हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। जबकि लिक्विड से गैस में चेंज होने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है ना, वेपोराइजेशन। बात समझ में आ गई। और इसके जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर वो वेपोराइजेशन में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं, जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या होता है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड। अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यानी कि a change of state directly, a change of state directly solid to gas without changing in liquid। यानी कि लिक्विड में परिवर्तन किए बिना सॉलिड से डायरेक्ट गैस में
चेंज होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई। हिंदी में बोले तो इस क्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। सॉलिड से गैस में चेंज होने वाली जो प्रोसेस होती है डायरेक्टली विथआउट चेंज ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अ प्रोसेस a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। अब क्या होता है, इसका रिवर्सिबल होता है, यानी गैस का डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना। ये भी प्रोसेस होती है a change of state directly from gas to solid without change of liquid is called of deposition। इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। इसको हम हिंदी में बोले निक्षेपण। इसको हम बोलेंगे हिंदी में निक्षेपण। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? निक्षेपण। बात समझ में आ गई। सॉलिड को गैस में डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। और गैस को डायरेक्ट हम जब सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो क्या कहलाती है? डिपोजिशन, यानी निक्षेपण। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, सॉलिड से जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न। जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है ना। इसके बाद जब लिक्विड को हम गैस में चेंज किया तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। और जब गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं वापस उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जब हम गैस से सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। और जब सॉलिड से हम गैस में चेंज करते हैं डायरेक्टली जो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसके बारे में हम समझ में आ गए कौन कौन सी प्रोसेस क्या होती है। एक इसमें चीज़ है, एक हमने टॉपिक में बताया हमने अभी, उसको हम बात कर रहे हैं, जैसे कि लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं हिंदी में गुप्त ऊष्मा। जब ये प्रोसेस होती है, जैसे कि कोई भी आपका मटेरियल है, जब उसमें हीट दी जाती है, जैसे कि आपका सॉलिड का मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है कोई भी, एक कोई सॉलिड मटेरियल है, इसमें नीचे से हीट दे रहे हैं अपन। तो क्या रहता है कि जब सॉलिड से जब कोई लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है या फिर लिक्विड से गैस में चेंज होता है, उस टाइम पर उस बीकर में, उस जो बीकर लिया गया है उसमें एक एनर्जी, उस हीट होती है और वो छुपी हुई रहती है, यानी गुप्त रहती है एकदम। इसलिए हम उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। वो गुप्त ऊष्मा क्या काम करती है? गुप्त ऊष्मा किसी भी को वेपराइजेशन करने में, मतलब उसको चेंज करने में उसका हेल्प करती है। जो गुप्त ऊष्मा होती है, जो आपकी लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट, और वो सहायता करती है उसको चेंज होने में। और विथआउट राइजिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना पड़ता उस प्रोसेस में, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना पड़ता, ये लेटेंट ही वो काम कर देती है। ठीक है, तो लेटेंट हीट के बारे में समझ में आ गया। तो लेटेंट हीट की जो परिभाषा होती है वो इस तरीके से होती है, एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विथआउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। यानी कि हीट एनर्जी कोई भी आइस है उसके अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती है, उसके अंदर जो मटेरियल लिया गया है, जैसे आइस इसमें ली गई है, उसके अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती है विथआउट राइजिंग इन टेम्परेचर। तो इट इज़ कॉल्ड ऑफ लेटेंट हीट, यानी कि वो उसमें गुप्त तरीके से रहती है। इसको इसलिए हम बोलते हैं, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त तरीके से, इसलिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब इसके हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ है इसमें आपने अभी पढ़ी, वेपोराइजेशन, और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं एवोपरेशन और वेपोराइजेशन में बहुत डिफरेंस है। हम मीनिंग उसका एक ही रहता है लेकिन हम पढ़ते रहते हैं उसको, अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें एक बहुत विशेष अंतर रहता है और उस विशेष अंतर को हम समझा रहे हैं। विशेष अंतर बहुत
कम लोगों को मालूम रहता है, लेकिन इस अंतर को बहुत जानना ज़रूरी होता है। कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है ना। और एक होता है आपका एवोपोरेशन। एवोपोरेशन में क्या होता है, एवोपोरेशन में क्या होता है, एवोपोरेशन में वेपोराइजेशन का जो मीनिंग रहता है, एवोपोरेशन का जो मीनिंग रहता है वो एक ही रहता है। लेकिन इसमें और इसमें विशेष अंतर क्या रहता है कि जब हम लिक्विड और सॉलिड को जब हम गैस में चेंज करते हैं तो वो वेपोराइजेशन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या रहता है कि केवल लिक्विड को जब हम चेंज करते हैं गैस में, बिलो गैस में चेंज करते हैं तो उसको हम एवोपोराइजेशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या अंतर रहता है, दूसरा पॉइंट ये रहता है इसमें कि जो ये वाली प्रोसेस होती है इसमें बॉइलिंग और आपका कौन सा एक और प्रोसेस रहता है आपका बॉइलिंग और सब्लिमेशन। बॉइलिंग और सब्लिमेशन प्रोसेस होता है इसमें, बॉइलिंग और सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। और इसमें जो प्रोसेस होता है बिलो द बॉइलिंग प्रोसेस, बिलो द बॉइलिंग प्रोसेस, यानी कि एवोपरेशन में बॉइलिंग से पहले तक की प्रोसेस रहती है। इसमें क्या रहता है, पूरी बॉइलिंग प्रोसेस रहती है, सब्लिमेशन की प्रोसेस रहती है वेपोराइजेशन में। लेकिन इसमें क्या रहता है, बॉइलिंग की जो प्रोसेस रहती है उससे बिलो रहती है, उससे थोड़ा कम रहती है। यानी कि जैसे कि कोई यहाँ तक पहुँचना है अपन को, तो उससे जस्ट पहले वाले भाग को एवोपराइजेशन बोलते हैं। यानी कि जैसे यहाँ तक पहुँचना है, इसके जस्ट पहले वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं, एवोपराइजेशन बोलते हैं। ये जो होती है ये आपकी फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट एकदम। ये स्लो रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन होती है। इसमें एनर्जी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, बहुत कम एनर्जी लगती है इसमें, एनर्जी इसमें बहुत कम लगती है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है इसमें, ठीक है। मोर एनर्जी इसमें खर्च होती है, मोर एनर्जी इसमें खर्च होती है। ये बात अंतर समझ में आ गया कि इसमें क्या रहता है कि आपका कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें क्या रहता है कि जो वेपोराइजेशन की प्रोसेस होती है, जैसे कि कोई बर्तन रखा हुआ है, बर्तन का पूरा जो पानी है, जैसे इसके पानी है, तो ये जो प्रोसेस होगी वे पूरे जो इसके अंदर पानी होगा, जो इसके अंदर वाटर होगा, पूरे वाटर पर प्रोसेस होती है। यानी कि अगर इसका लिक्विड इसमें भरा हुआ है, पानी उसमें भरा हुआ है, डायरेक्ट जब गैस में बदलेगा तो पूरा पानी बदल जाएगा। लेकिन इसमें एवोपरेशन में क्या रहता है, जैसे कोई वाटर का जैसे लिक्विड इसमें भरा हुआ है तो उसकी जो सरफेस रहती है, सरफेस रहती है, ऊपर की जो सरफेस रहती है, केवल उनके पार्टिकल पर ये प्रोसेस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी गर्मी के टाइम में अगर किसी बर्तन में पानी खुला रख दो तो वो कुछ टाइम के बाद सूख जाता है, तो वो एवोपरेशन हो जाता है। यानी कि उसकी जो ऊपर की सतह जैसे धीरे धीरे करके जैसे यहाँ तक पानी बचा, फिर ये वाली ऊपर की सतह होगी, फिर वो वेपोराइजेशन हो जाएगी, फिर इतना पानी बचेगा तो उसकी ऊपर की सतह वेपोराइजेशन हो जाएगी। इसमें क्या रहता है, इसमें जो पूरा जो पानी होता है नीचे से जैसे अपन हीट देंगे, नीचे जैसे हीट देंगे तो पूरा जो पानी होगा उस पर पूरे पानी पर इसका असर रहता है। तो ये इसमें विशेष अंतर था। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल रहते हैं एवोपरेशन के। एवोपरेशन के क्या एग्जाम्पल रहते हैं कि एवोपरेशन के कारण ही कोई चीज़ कूलिंग होती है, यानी कि ठंडी होती है। एवोपरेशन के कारण ही कोई चीज़ ठंडी होती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कोई मटका होता है, मटके में आपने देखा होगा, जो मटके में पानी भर दिया, मटके में अपन ने पानी भर दिया इस तरीके से, तो उसके जो मटके के जो इसमें थोड़े से पोर्स होते हैं, पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं मटके के चारों तरफ। तो इसमें क्या रहता है कि जो पानी होता है मटके के अंदर, वो इन पोर्स के द्वारा उसकी ऊपर की सतह पर आ जाता है, मटके की ऊपर की सतह पर। अब जो मटके की ऊपर की सतह पर जब पानी आता है तो ये बाहर जो एयर है,
एयर की जो एनर्जी है उसके संपर्क में जब मुझे पानी आता है तो वो एवोपरेशन होने लगता है। उसका क्या होने लगता है? एवोपरेशन होने लगता है। तो जब एवोपरेशन होने लगता है उस पानी का, तो वो क्या करता है, ये जो ऊपर की सतह पर जो पानी जमा हो गया था वो क्या करता है, अंदर जो पानी है उससे क्या कर लेता है, वो एनर्जी ले लेता है। क्या कर लेता है? वो एनर्जी ले लेता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं आपको, जैसे इसके पास 2 जूल एनर्जी है, 2 जूल मापने की इकाई होती है एनर्जी की, 2 जूल एनर्जी है इसके पास, ठीक है। ऊपर के पार्टिकल अंदर वालों के पास भी 2 जूल है। अब इसने क्या किया, ये जो ऊपर के पार्टिकल्स जमा हो गए थे उनको क्या है, वेपोराइजेशन होना है, इनको एवोपरेशन होना है। तो क्या करेंगे, वो अंदर का जो पानी होगा उससे वो एनर्जी ले लेंगे। तो जब अंदर के पानी की एनर्जी ऊपर वाले के पास चली जाएगी तो ये पानी के पास एनर्जी कम बचेगी, जो उसमें पहले थी उससे कम बचेगी। इसलिए जो मटके का अंदर का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यही जो प्रोसेस होती है एवोपरेशन की, यही आपके एसी और यही आपके जो कूलर वगैरह होते हैं उसमें भी यही प्रोसेस होती है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमको पसीना आता है, जो मनुष्य होता है उसको पसीना आता है। तो जैसे मनुष्य के ऊपर की जो सतह होती है उसमें भी यही कारण होता है, पसीना ऊपर की सतह पर आ गया, वो एयर के संपर्क में आया, या फिर जो आपके क्लॉथ्स वगैरह हैं उन पे एवोपरेशन होने के लिए वो क्या करता है, अपने शरीर के अंदर की जो एनर्जी होती है उसको ग्रहण कर लेता है। तो अपने शरीर की जो एनर्जी कम हो जाती है, इससे क्या होता है, हमें शीतलता होती है, हमें थोड़ा ठंडापन महसूस होता है। पसीना ऊपर आ गया। अब पसीने के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने पसीना जो जमा हो गया हमारे शरीर के ऊपर, वो क्या करेगा, वो भी यही प्रोसेस करेगा जो मैंने अभी बताई। वो भी क्या करेगा, शरीर के अंदर से एनर्जी ले लेगा, जिससे कि शरीर के अंदर की एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगी तो हमें थोड़ा ठंडा महसूस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे अभी मैंने बताया कि पानी सर्दियों और गर्मियों में उड़ जाता है। इस प्रकार हम एक और चीज़ बता रहे हैं कि जो रेट ऑफ एवोपरेशन रहता है, रेट ऑफ एवोपरेशन ये क्या करता है, अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया, तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? जैसे हम गर्मियों में कपड़े जब बाहर सुखाते हैं तो फैला के डाल देते हैं, यानी सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया, तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। नंबर दो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी कि थोड़ा उसको धूप ज़्यादा दे दें, तो एवोपरेशन की जो प्रोसेस होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर तीसरा है आपका ह्यूमिडिटी क्या रहता है, आर्द्रता। इसको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता बोलते हैं हिंदी में इसको। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि देखा होगा आपने गर्मियों में और जब पानी का मौसम आता है तो उसमें क्या रहता है कि आर्द्रता सी हो जाती है, थोड़ा चिपचिपा महसूस होने लगता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। लेकिन इसमें उल्टा होता है, जब ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो रेट ऑफ एवोपरेशन की मात्रा घट जाती है, यानी कि रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज हो जाता है। कैसे? कि जैसे कि आपने देखा एयर में जल वाष्प तो ऑलरेडी पहले से है ही, ह्यूमिडिटी के कारण जल वाष्प और हो गया जल वाष्प, तो जो अपने एयर में जो जल है वो उड़ जाता है, उसी को तो हम बोलते हैं एवोपरेशन। तो जब ह्यूमिडिटी का और जल हो गया, यानी कि जब ह्यूमिडिटी की मात्रा जब बढ़ जाती है, आर्द्रता जब बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाते हैं, घट जाती है। चौथा पॉइंट है आपका, जब हम देखा होगा हवाएं चलती हैं यानी कि विंड डे बोलते हैं इसको अपन। जैसे बहुत तेज हवा चल रही है, हवा के क्या होता है, जब कपड़ों अपन सुखाने के डालते हैं के जरिए क्या होता है, जो कपड़े के अंदर जो पानी होता है, कपड़े के अंदर जो पानी हो जाता है वो क्या हो जाता है, पानी उड़ जाता है हवा के जरिए, जिससे क्या हो जाता है कि
विंड ऑफ डे में भी रेट ऑफ एवोपरेशन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा हमने अभी एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जो आपने पढ़ा था अभी कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है, हवाई जहाज के बारे में हमने बताया। इस टॉपिक के बारे में बस इतना ही है। इसके अगला टॉपिक, इसके जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के बारे में, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक हम अभी क्वेश्चन बताया था चैप्टर जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, उसका हम आंसर बता रहे हैं आपको। आपने वैसे इसका आंसर देखा होगा, लेकिन आप इसका आंसर बता रहे हैं। क्या आंसर क्या होता है इसका? जैसे कि जो हवाई जहाज होता है, आपने देखा होगा हवाई जहाज इस टाइप का ही तो होता है, इस टाइप का जैसे होता है। इसमें जो पंखे लगे रहते हैं इस तरीके जो पंखे लगे रहते हैं, इस तरीके से पंखे लगे रहते हैं। इसकी जो बनावट होती है वो किस तरह की होती है? पक्षी की तरह बनावट होती है। किसकी तरह बनावट होती है इसकी? पक्षी की तरह बनावट होती, तभी तो उड़ पाता है। जिस तरह पक्षी उड़ता है उस तरीके से ये भी उड़ पाता है। तो जो पंख इसके बने होते हैं हवाई जहाज के, उस पंख की कोई प्रोसेस होती है, उसकी जो बनावट होती है, उस बनावट को हम बोलते हैं एरोफॉइल। जो हवाई जहाज के पंख होते हैं उसकी जो बनावट होती है, उस बनावट को हम बोलते हैं एरोफॉइल। इस बनावट के कारण ही हवाई जहाज उड़ पाता है। अब होता कैसे है? जैसे कि इसको हम लेके बैठ रहे हैं, जैसे कि पंख, ये इसका एक भाग है, ये वाला भाग है। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे ये हवाई जहाज चल रहा है तो इसके नीचे का जो दाब रहता है इसके नीचे जो हवा होगी, हवा का दाब रहेगा, इसके नीचे भी हवा का दाब रहता है। तो इसकी बनावट इस प्रकार बनाई जाती है कि यहाँ से जैसे जब चल रहा है, जैसे यहाँ से जो हवा आ रही है, इधर ये आ रहा है इस साइड, तो ये क्या होती है, नीचे की जो हवा होती है वो पहुँच जाती है, लेकिन ऊपर की हवा होती है वो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसकी बनावट इस प्रकार बनाई जाती है कि जो ऊपर की हवा होती है उसमें गति हो जाए, ठीक है, गति हो जाए। जब इसकी गति हो जाएगी तब ये क्या करेगा, ये जो हवा थी ये यहाँ पे साथ साथ में थी, तो पीछे भी इसको साथ साथ में लाने के लिए क्या करते हैं, इसकी ऊपर की जो हवा होती है उसको बढ़ा देते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं। तो जो दाब जो होता है वो वायु गति की, जो वायु की गति है, वो वायु की जो गति है वो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यानी कि वायु की गति को अपन बढ़ाएंगे तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि इसकी बनावट के कारण इसकी गति बढ़ा दी, इसकी गति बढ़ गई तो इसका जो दाब होगा ऊपर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका दाब कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जब दाब ऊपर कम होगा, सिंपल सी बात है, जैसे कि नीचे दाब ज़्यादा रहेगा और ऊपर दाब कम रहेगा, तो जो एयरप्लेन है ना ऊपर की ओर उड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि जो पूरा मेन फंडा होता है, इस पंखड़िए जो बनाया जाता है उसकी बनावट को बोलते हैं एरोफॉइल। और वो किस तरीके से बनाया जाता है, वो दाब को कम करने के लिए। जब ऊपर वाली पोर्शन पर दाब कम होगा, जब दाब कम हो जाएगा तो वो ऊपर का हिस्सा, जब दाब कम लगेगा ऊपर और नीचे से दाब ज़्यादा लग रहा है तो वो अपने आप वो उड़ेगा। ठीक है ना? तो आज हमने बताया। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि आने वाले जो वीडियो रहेंगे उनमें भी हम इस तरह के प्यारे प्यारे प्रश्न को लाते रहेंगे। धन्यवाद।